नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाठ संख्या 6 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार के बारे में और एक नक्षत्र का जो मान है 13 डिग्री 20 मिनट 1 से लेकर के और 27 नक्षत्रों तक हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से 3 पाठ में अध्ययन किया 9 नक्षत्रों की संख्या में। आज आप सभी लोगों के समक्ष हमने 27 नक्षत्रों का विवरण लिख रखा है और आज के ही पाठ में हम आपको बताएंगे कि इसमें इन 27 नक्षत्रों में वैसे 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं जिसमें अगर बालक का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि मूल में जन्म हुआ है या 27 में जन्म हुआ है। कुछ लोग 27 नक्षत्रों में से ही वो नक्षत्र है इसलिए उसको 27 बोलते हैं, या मूल का नक्षत्र। और मूल के नक्षत्र में जन्म लेने पर लोग ऐसा भी कहते हैं कि मूल का बालक जन्मा हुआ बचपन में अधिक कष्ट पाता है। उसकी अलग अलग व्याख्या पंचांगों में की गई है। जैसे कि आपको पता है कि एक नक्षत्र के 4 चरण हैं और किसी भी मूल के नक्षत्र में अगर बालक का जन्म होता है तो उसके कौन से चरण में जन्म हुआ है, किस चरण में जन्म हुआ है और उसके अकॉर्डिंग उसके फल स्वरूप होंगे। तो आज हम लोग जानते हैं कि मूल का कौन सा नक्षत्र है और कैसे हम समझें, क्योंकि ये सबसे पहला पाठ है। पहले प्रश्न का जवाब है किसी भी बालक का अगर जन्म होगा तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि बच्चा मूल में तो नहीं है। कहते हैं मूल में जन्म लेने वाला बालक अधिक कष्ट को प्राप्त करता है बचपन में। सबसे पहले नंबर पर हम इन नक्षत्रों के स्वामियों को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पाठ में आप लोगों को अध्ययन कराया कि अश्विनी का स्वामी, मघा का स्वामी और मूल नक्षत्र का स्वामी। इसी क्रम से 1 से लेकर के 9 तक, दूसरे पाठ में 10 से लेकर के 18 तक और तीसरे पाठ में 19 से लेकर के और 27 तक। आपने नोट किया होगा अश्विनी, मघा, मूल ये तीनों नक्षत्र के स्वामित्व केतु को प्राप्त हैं। उसके बाद भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा इन 3 नक्षत्रों के स्वामी शुक्र हैं। कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी सूर्य हैं। और रोहिणी, हस्त, श्रवण इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हैं। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा इन 3 नक्षत्रों के स्वामी मंगल हैं। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा के स्वामी राहु हैं। उसके बाद पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी गुरु हैं। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद के स्वामी शनि हैं। उसके बाद अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इन नक्षत्रों के स्वामी बुध हैं। क्रम वही आ गया जो कि आपने याद कर रखा है। आ, चम, भो, रा, जी, सा, बू, के, सु। तो इसको आप क्रमबद्ध तरीके से 1 से लेकर के 27 नक्षत्रों को याद कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी आगे, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक अगर आपको कंठस्थ रहेगा तो निश्चित है आपको आगे फलित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इसी क्रम से आपको दशाओं को याद रखना है
कि अगर केतु की दशा मिली हुई है तो उसके बाद शुक्र की दशा आएगी, शुक्र की दशा के बाद सूर्य की दशा आएगी, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु की दशा आएगी, राहु के बाद गुरु की दशा आएगी, गुरु के बाद शनि की दशा आएगी, शनि के बाद बुध की दशा आएगी, बुध के बाद फिर पुनः केतु की दशा हमको प्राप्त होगी। इसी क्रम से आपको याद रख लेना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको अश्विनी, मघा, मूल ये 3 नक्षत्र केतु के हैं। तो जो मूल का जो नक्षत्र है वो इन नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र मूल के हैं। वो 6 नक्षत्र आपको सीरियल वाइज याद रखना है। पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र, यानी जो केतु के नक्षत्र हैं वो मूल के नक्षत्र हैं, और जो बुध के नक्षत्र हैं यानी 9वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र और 27वां नक्षत्र, ये बुध का नक्षत्र है। 3 नक्षत्र केतु के और 3 नक्षत्र बुध के, ये मूल के नक्षत्र हैं। अगर बच्चे का जन्म हो मूल नक्षत्र में तो ठीक हर 27वें दिन, क्योंकि एक नक्षत्र लगभग 1 दिन 24 घंटे तक रहता है, और ठीक 27वें दिन, क्योंकि अगर अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो ठीक 27 दिन के बाद 27वें दिन अश्विनी नक्षत्र पुनः फिर आएगा, और जब पुनः अश्विनी नक्षत्र आए तो उसी नक्षत्र में मूल की शांति होती है। ऐसा कहते हैं, इनके 4 चरण है, और चारों चरणों का अलग अलग फल होता है, और 6 नक्षत्रों का भी अलग अलग फल होता है। कोई बच्चा ज्येष्ठ भ्राता के ऊपर भारी होता है, कोई ज्येष्ठ पापा के ऊपर भारी होता है, कोई माँ के ऊपर भारी होता है, और कोई खुद के ऊपर भारी होता है, कोई मामा के ऊपर भारी होता है, कोई नाना ननिहाल के ऊपर भारी होता है। इस प्रकार से ये विधि आपको डिटेल में पंचांग में भी मिल जाएगी, और मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में और व्याख्या की जाएगी। फिलहाल आपको अभी इतना जानना है कि 3 नक्षत्र केतु के और 3 नक्षत्र बुध के मूल नक्षत्र माने गए हैं, और ऐसा क्यों माना गया है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इन 6 नक्षत्रों को मूल का नक्षत्र क्यों माना गया है। और अगर इन नक्षत्रों में यानी मूल में जन्म लेने वाला जातक अगर किसी कष्ट को प्राप्त होता है या किसी के लिए कष्ट का कारक बनता है, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि इन नक्षत्रों में कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से इन नक्षत्रों में जन्म लेने पर पीड़ा होती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिस दिन बालक का जन्म होता है उस दिन अगर चंद्रमा का संचार इन नक्षत्रों में हो तो मूल में समझना चाहिए। वो आप पंचांग में भी आपको ये विवरण मिल जाएगा, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये 5 अंग हैं पंचांग के, और इन्हीं से पूरे योग का, ज्योतिष का या पंचांग का निर्माण हुआ है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, अच्छे अच्छे मुहूर्त जो हम विचार करते हैं, जिसका विचार करते हैं, वो भी पंचांग में विशेषकर इन्हीं योगों से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूल नक्षत्र को हम थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए इन 6 नक्षत्रों, ये जो मूल के 6 नक्षत्र हैं, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि पहला नक्षत्र है अश्विनी और 27वां नक्षत्र है रेवती। अब मान लीजिए चंद्रमा रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहा है। पहले हम रेवती को ही लिख लेते हैं। तो रेवती के 4 चरण, पहला, दूसरा, तीसरा,
और चौथा। और पहला नक्षत्र है क्योंकि रेवती नक्षत्र में संचार करने के बाद चंद्रमा पुनः अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेगा। तो यहां पर लिखते हैं अश्विनी। और अश्विनी के 4 चरण, 1 2 3 4, क्योंकि आपको पता है कि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है। और एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का है। 13 डिग्री का पूरा नक्षत्र है और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चारों चरण 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है, बराबर 13 डिग्री 20 मिनट। इसी प्रकार से सारे नक्षत्रों का मान बराबर बराबर है, चरणों का भी मान बराबर बराबर है। तो अगर चंद्रमा रेवती नक्षत्र में, जो कि 27वां नक्षत्र है, उसमें गोचर कर रहा होता है, उस समय किसी बालक का जन्म होता है, तो रेवती के बाद चंद्रमा आएगा पुनः अश्विनी नक्षत्र में। और ये दोनों नक्षत्र, पहला और 27वां, दोनों नक्षत्र मूल के हैं और ये दोनों नक्षत्र क्रूर माने गए हैं, पापी माने गए हैं। इसमें जन्म लेने पर जो बालक है वो कष्ट को प्राप्त होता है। वो कष्ट किसके लिए होगा ये फिर डिटेल में समझेंगे। अपने लिए, खुद के लिए भारी है, या कि अपने ज्येष्ठ भाई के लिए, पापा के लिए, या बड़े पापा के लिए, माँ के लिए, या ननिहाल पक्ष के लिए। और इसमें विशेषकर रेवती के 2 चरण और अश्विनी के 2 चरण, ये जो 4 चरण हैं, 2 चरण रेवती के और 2 चरण अश्विनी के, ये विशेष कष्टकारी हैं, ये विशेष मूल है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली मूल का है, या जो सबसे ज़्यादा भारी है, वो ये, अगर इन 4 चरणों में बच्चे का जन्म होता है, 2 चरण लास्ट के रेवती के और 2 चरण शुरुआत के केतु के यानी माफ कीजिएगा अश्विनी के, अश्विनी नक्षत्र के शुरुआत के 2 चरण और रेवती के लास्ट के 2 चरण। क्योंकि जब चंद्रमा यहाँ से संचार करेगा 13 डिग्री 20 मिनट भोगने के बाद अश्विनी नक्षत्र को भोगेगा। यहाँ भोग का मतलब संचार करना है। अश्विनी नक्षत्र से संचार करके वो पुनः आएगा, रेवती नक्षत्र से संचार करके वो पुनः आएगा अश्विनी नक्षत्र में। और ये दोनों नक्षत्र मूल के ही होने के कारण इसका जो मध्य का पीरियड है, दोनों नक्षत्रों के मध्य का पीरियड है, वो ज़्यादा भारी होता है किसी भी बालक के ऊपर। फिलहाल 6 नक्षत्र, 6 के 6 नक्षत्र मूल के हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, जिस तरह से हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको पंचांग में प्राप्त हो जाएगा, या आधुनिक युग का ज़माना है, आप मोबाइल में, हर व्यक्ति आज की तारीख में गूगल में आपको पंचांग प्राप्त होता रहता है, हो जाएगा। और किसी भी बालक का अगर कभी भी जन्म होता है तो उस समय पर आप देखिए कि रेवती का कहीं 3रा चरण या 4था चरण तो नहीं है, या अश्विनी का 1ला और 2रा तो नहीं है। ये अगर है तो ज़्यादा कष्टकारी है। इसी प्रकार से अगर हम अश्लेषा और मघा, अब यहाँ पर लिखते हैं अश्लेषा यानी जो 9वां नक्षत्र है, और मघा जो कि 10वां नक्षत्र है। और इनके 4-4 चरण, और इनके भी 4-4 चरण। अश्लेषा
जो कि बुध का नक्षत्र है। एक क्रम आपको याद होगा, हमने 1 से 9 नक्षत्र का पाठ दिया हुआ है। तो पहला अश्विनी है और 9वां अश्लेषा है। तो अश्लेषा का आखिरी का 2 चरण और मघा का शुरुआत का 2 चरण, ये मूल का विशेष कष्टकारी चरण है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं ज्येष्ठा जो कि 18वां नक्षत्र है और मूल, ज्येष्ठा और मूल यानी ज्येष्ठा के 4 चरण और मूल के 4 चरण। एक, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ ज्येष्ठा में चंद्रमा जब संचार कर रहा होगा तो ज्येष्ठा का लास्ट का 2 चरण और मूल का शुरुआत का 2 चरण। तो यहाँ पर ऐसे लीजिएगा, ज्येष्ठा का लास्ट का 3 और 4 और मूल का शुरुआत का 1 और 2। इसी प्रकार से आपको समझना है, ये जो 3 क्रम में हमने आपको बताया है, 6 नक्षत्रों में रेवती का लास्ट का 2 चरण और अश्विनी का शुरुआत का 2 चरण, अश्लेषा का लास्ट का 2 चरण और मघा का शुरुआत का 2 चरण, ज्येष्ठा का लास्ट का 2 चरण और मूल का शुरुआत का 2 चरण। अब ये कैसे आसानी तरीके से हम समझें कि बुध के जो नक्षत्र हैं उसके लास्ट के 2 चरण भारी होते हैं और केतु के जो नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा और मूल, इनके शुरुआत के 2 चरण भारी होते हैं। बस इतना सा याद रखना है आपको कि केतु के जो नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा, मूल, ये 3 नक्षत्र, इनके शुरुआत के 2 चरण भारी होते हैं और अश्लेषा के, माफ़ कीजिएगा, बुध के जो नक्षत्र हैं वो लास्ट के भारी होते हैं। इसलिए भारी होते हैं क्योंकि एक नक्षत्र जो कि मूल है, मूल में ही चंद्रमा का संचार है और उसके बाद अगला जो नक्षत्र आने वाला है वो भी मूल है, वो भी पापी नक्षत्र है, खराब नक्षत्र माना जाता है। इसलिए अब ये क्यों माना जाता है खराब, इसको डिटेल में आगे समझेंगे कि ऐसा ये 6 नक्षत्र मूल को प्राप्त क्यों हुए या इसमें जन्म लेने पर बच्चे को कष्ट क्यों होता है। तो ये मूल जानने का बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप याद रखेंगे। नक्षत्रों को आपने समझा, जाना, अभी तक नक्षत्र क्या है, नक्षत्र के बारे में जाना। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है, 360 डिग्री का पूरा ब्रह्मांड है। एक चरण के, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट है। और नक्षत्रों के स्वामियों को जाना। और आज हम लोगों ने जाना कि 27 नक्षत्र हैं, उनमें 6 नक्षत्र मूल को हम कैसे जानेंगे या विशेष मूल का प्रभाव किस प्रकार से होता है। अगर किसी बालक का मूल में जन्म होता है तो उसके ठीक 27वें दिन पुनः वही नक्षत्र जब आता है तो मूल की शांति कर लेनी चाहिए। वैदिक विधि विधान से, शास्त्रीय विधि विधान से उसका परिहार करवा लेना चाहिए, उससे कष्ट कम हो जाता है। बच्चा जो ये नक्षत्र कष्टदायी हैं और इस नक्षत्र में जन्म हुआ अगर, तो उसका जो प्रभाव है वो शांत हो जाता है। अलग अलग विधि से, अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार लोकचर्या अपनी बदल जाती है। तो इसकी जो विधि है, शास्त्रीय विधि, उसी के अनुसार इसका उपाय कर लेना चाहिए। न कि बच्चा जब शादी के योग्य हो जाए या उपनयन के योग्य हो जाए या किसी प्रकार का और आगे कोई दशाएं आती हैं जिसमें कोई कष्ट मिलता है बच्चे को,
तो अगर हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आपका बच्चा तो मूल में है, तो उस समय मूल का कोई प्रभाव नहीं होता है। बच्चे का विशेष मूल का प्रभाव जन्म के समय ही होता है, साल 2 साल के अंदर होता है, उसके अतिरिक्त नहीं होता है, उसका प्रभाव अपने आप शांत हो जाता है। तो इसको आप शास्त्रीय विधि के अनुसार अगर हम समझेंगे तो भ्रांति से दूर रहेंगे और मिथ्या ज्योतिष से दूर रहेंगे। इसलिए बहुत ही सरल तरीके से, क्योंकि विशेष लक्ष्य हमारा गणित पर नहीं है, लेकिन हमने आपको बोला है कि जितनी ज़रूरत है गणित की वो आपको बताई जाएगी, विशेष हमारा फलित पर ही लक्ष्य होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम आपको इतना ही कहेंगे। पाठ अगर अच्छा लगे, सुंदर लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, पाठ को क्रमबद्ध तरीके से आप अध्ययन करते रहें, होरा शास्त्र का भी अध्ययन करते रहें, निश्चित है आप सफल ज्योतिषी बन जाएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।